प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उसी राजनीति के मार्ग पर चल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना किसी की राय लिए, बिना किसी की चर्चा के कुछ भी संशोधन, कुछ भी कानून जनता पर थोप देना। कभी नोटबंदी कर देंगे, उसके बाद उसमें करेक्शन करेंगे, 2000 के नोट शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर बंद कर देंगे। किसान कानून लाएंगे, फिर वापस ले लेंगे। जीएसटी लाएंगे, फिर कहेंगे उसमें हम सुधार कर रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम ऐसे कानून हैं जो एकदम से मोदी जी टीवी पर आते हैं सामने और कहते हैं ये कल से ये हो जाएगा, कल से वो हो जाएगा, और बहुत सारे जो है कुछ भी कानून जनता पर थोप देते हैं। और उसके बाद जब विरोध होता है, जनता विरोध करती है या किसान सड़कों पर आते हैं या विपक्ष विरोध करता है, उसके बाद कहते हैं कि हम इसमें करेक्शन कर रहे हैं, इसमें संशोधन कर रहे हैं। और कुछ कानून ऐसे भी हैं जो वापस ले लेते हैं। वो मतलब कुछ भी लाकर जनता के सामने पटक दो, उसके बाद उस पर सुधार करते रहो और वापस ले लो, तो ये कुछ ठीक नहीं लगता है। पहले अगर ऐसा हो कि पहले विचार विमर्श किया जाए, विपक्ष की राय ली जाए, जनता से पूछा जाए कि भाई ये काम कर रहे हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है, एक सर्वे टाइप करवाया जाए तो थोड़ा ठीक लगता है। और उसके बाद ऐसी जो स्थिति आती है समय समय पर विरोध करने की, धरना करने की, प्रोटेस्ट करने की, रोड जाम करने की, ये सब नहीं आएंगी। तो कुछ इस तरह की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं और इसी राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो खबर आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए 5 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया है। ट्विटर के जरिए, तो सोचिए, देश में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री ट्विटर के जरिए एक विशेष सत्र बुला रहा है। ना किसी एजेंडे का पता है कि क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ चर्चा होगी, ना किसी विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी दी गई है। और एक खबर आती है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है। 5 से 6 लोग इस कमेटी में होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व सीजीआई और कुछ सामाजिक संस्थाओं या एनजीओ के लोग भी शामिल हो सकते हैं। यानी 5 से 6 लोगों की एक कमेटी होगी जो निष्पक्ष एक सर्वे करेगी। और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पता करे कि क्या देश में एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है। यानी अब तक जो देश में चुनाव होते थे वो ये है कि लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, राज्यसभा चुनाव अलग होते हैं। ये अभी व्यवस्था बनी हुई है पूरे देश में। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि देश के सभी राज्यों में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव हों। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो विपक्षी दलों के नेताओं से राय मशवरा करेगी, एक सर्वे करेगी, उनसे पूछेगी कि भाई ऐसा कानून केंद्र सरकार लाने की सोच रही है, आप उस पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और एक पूरी कंबाइंड रिपोर्ट जो ये कमेटी है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके जो सदस्य हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। यानी कुछ ये नया नहीं है जो केंद्र सरकार लाई है। इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि रातों रात प्रधानमंत्री आए और कुछ भी बोल दिया कि कल से ये लागू हो जाएगा। ये चर्चा बहुत पहले से चल रही है और ये व्यवस्था पुरानी है। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद तक ये व्यवस्था रही थी और उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभाएं भंग हो गई थी। उसके बाद अलग अलग फिर चुनाव होने शुरू हो गए थे और इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क भी दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई है। पहले यही समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव पर क्या राय दी जाती है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है जिसकी मोदी सरकार वकालत कर रही है, इसका फायदा क्या है, तो ये समझाते हैं आपको। देश में जब भी जहां भी चुनाव होते हैं तब एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। जिस दिन डेट कंफर्म होती है कि भाई इस तारीख को चुनाव है और डेट कंफर्म होने के तुरंत बाद एक राज्य में आचार संहिता लग जाती है, जिसके बाद विकास कार्य भी रुक जाते हैं और नेता जो है प्रचार नहीं कर सकते हैं, विकास कार्यों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू हो जाते हैं आचार संहिता लगते ही, जिसके बाद बहुत सारी अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी या कोई नियुक्ति नहीं कर सकती। लगातार कोई ना कोई चुनाव होने के कारण देश में बार बार आचार संहिता लागू होती है, ऐसा कहा जाता है। यानी एक औसतन देखा जाए
तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं और सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाती है और हर 6 महीने में ये होता है अलग अलग राज्यों में। तो सोचिए कि कितने विकास कार्य पर बाधा आती होगी, कितने विकास कार्य रुक जाते होंगे और कितनी योजनाएं जो राज्य सरकारों की होती है वो रुक जाती होंगी। कहा जाता है कि इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और कई योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी। यानी कि जो समय समय पर हर 6 महीने में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और उनमें जो सरकार की नीतियां होती हैं आचार संहिता के चलते उन नीतियों पर जो विकास चल रहा होता है उस पर रोक लगानी पड़ती है, वो सब नहीं होगा। अगर एक साथ सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य की विधानसभा में चुनाव होते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद विकास के काम बिना किसी रुकावट के किया जा सकेंगे, ऐसा तर्क जो है सरकार के कुछ लोग देते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में यह कहा जाता है कि इससे बार बार चुनावों में होने वाले भारी भरकम खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्चा आता है प्रत्येक चुनाव में। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं और हर चुनाव पर 250 करोड़ का खर्चा आता है। यानी 5 साल तक चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव पर, सिर्फ इन नेताओं को चुनने के लिए, सरकारों को चुनने के लिए देखिए आप कितना पैसा खर्च करता है। तो वो सब पैसा बचेगा। एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे, एक ही बार में पुलिस कर्मियों की सर्विस लेनी पड़ेगी, एक ही बार जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेगी और एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 साल तक जनता सिर्फ विकास देखती रहेगी। यहाँ विकास हो रहा है, वहाँ विकास हो रहा है, इस राज्य में ये हो रहा है, उस राज्य में ये हो रहा है, ये सब जनता देखती रहेगी। चुनाव नहीं होंगे। इससे क्या होगा, उनका समय भी बचेगा और वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। कौन? स्कूल के शिक्षक, पुलिस महकमे के लोग और जो सेना के जवान तैनात होते हैं चुनाव सेंटर पर, वो लोग अपनी ड्यूटी सही से कर पाएंगे। 5 साल तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये फायदा होगा। अब इसका नुकसान क्या है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, बहुत काम की रिपोर्ट है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। यानी कि अभी जिन राज्यों में मान लीजिए 1 साल पहले चुनाव हुए हैं, जहां नई नई सरकारें बनी हैं और ये व्यवस्था अगर लागू हो जाती है 1/3 बहुमत के साथ, राष्ट्रपति के साइन के साथ, तो जानते हैं क्या होगा। जिन राज्यों में अभी कुछ महीनों पहले या कुछ समय पहले या कुछ साल पहले चुनाव हुए हैं, वो विधानसभाएं भंग हो जाएंगी और वहां दोबारा चुनाव होंगे। तो इसलिए खतरा लग रहा है, जो विपक्ष की जहां जहां सरकारें बनी हुई है उनको लग रहा है कि हमारी जड़ें कहीं ना हिल जाएं। क्षेत्रीय मुद्दे नज़रअंदाज हो जाने की आशंका भी रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे भी प्रभावित हो सकते हैं। यह सभी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है। वजह यह बताई जा रही है कि इससे वोटरों के एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससे केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो,
किसी ना किसी के चेहरे पर चुनाव होते हैं, चाहे वो मोदी के चेहरे पे हो, चाहे वो केजरीवाल के चेहरे पर हो, चाहे वो ममता बनर्जी के चेहरे पे हो। चेहरा देखकर लोग वोट ज़्यादा करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगर एक साथ सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो हो सकता है कि मोदी के चेहरे पर लोग वोट डाल दें और सब जगह मोदी जी की सरकार बन जाए। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा भी आ जाता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकते। किसी न किसी चुनाव का सामना करने के कारण राजनीतिक दलों की जवाबदेही लगातार बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोकसभा और चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए तो इससे भी निरंकुशता आशंका बढ़ जाएगी, यानी कि इससे ये जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव हुए हैं। और पंजाब में चुनाव आते हैं तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े शीर्ष नेता होते हैं वो पंजाब में चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, और जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो पंजाब के बड़े बड़े नेता दिल्ली आ जाते हैं, और पंजाब के ही नहीं पूरे देश के जो बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे चुनाव करने के लिए। और लोकसभा में यही होता है कि जब चुनाव होते हैं किसी भी लोकसभा में तो इधर उधर नेता जो है प्रचार करने के लिए आते हैं। विधानसभा जब चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में तो पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए वो पहुंचते हैं वहां पे। इससे क्या होता है, जो उनको जिम्मेदारियां अपने स्टेट में मिली हुई हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, उनमें जो है डिले होता है। साथ में चुनाव कराना मुश्किल है, ये भी कहा जा रहा है। जो इस पर जो बोल रहे हैं लोग या इस पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं है। भारत की बड़ी बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार का ये कोई नई सोच है या नया आइडिया है। इससे पहले देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, यानी कि 4 लोकसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं विधानसभाओं के साथ। लेकिन ये फिर सिलसिला जो है वो टूट गया था जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा कई कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी। वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार फिर से वही तरीका अपनाना चाहती है जो पहले था, जो आज़ादी के बाद कुछ वर्षों तक रहा था। सरकार को ये व्यवस्था लागू करने के लिए संसद में कई नए कानून लाने पड़ेंगे, कई नियम बनाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी कानून बनाने के लिए संसद में 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार को विपक्ष का साथ भी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष का दबदबा है। और ये जो व्यवस्था लागू हो जाती है तो जैसे कि हमने बताया कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो वहीं बहुत सारे नुकसान भी हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि सभी राज्यों में, पूरे देश में एक सभा राज्य के चुनाव भी कराने, विधानसभा चुनाव भी कराने और लोकसभा चुनाव भी कराने हैं। तो इसके लिए इतनी सारी ईवीएम मशीनें चाहिए होंगी, इतना सारा स्टाफ चाहिए होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के लिए ही रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।